चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। 40 कैपिटल ए, 40A अपने आप में ये सेक्स, इसमें ब्रैकेट बाद में है 2 के अंदर है ना। 40 कैपिटल ए सब क्लॉज 2, 40 कैपिटल ए 2 क्या कहता है? पेमेंट टू स्पेसिफाइड पर्सन। स्पेसिफाइड पर्सन कौन लोग हैं? जो किसी कंपनी में बेनिफिशियल ओनरशिप रखते हैं, है ना। अब ये क्या कह रहा है? ये सारी 40 के सीरीज में जितनी भी हैं सब खर्चे डिसअलाउड हैं। अगर बाद में मैं आपको अलग से ना भी बोलूँ किसी बार में तो अपने आप मान लेना ये डिसअलाउंस ही है। 40 कैपिटल ए 2, वो वाला 40 स्मॉल ए था, वो 40A था, है ना। वो सेक्शन 40 सबसेक्शन ए सबसेक्शन 1 था, ये ऐसे था वो, है ना। और दूसरा वाला 40 सबसेक्शन ए सबसेक्शन 1A था, जो रेजिडेंट पे लग रहा था, ये नॉन रेजिडेंट पे लग रहा था। लेकिन ये 40 कैपिटल ए सबसेक्शन 2 है, ये दूसरी चीज़ है ना। 40A सेक्शन का खुद का नाम है ये। उस ए और कैपिटल ए और स्मॉल ए में फ़र्क है, ध्यान रख लेना बस। अभी 40A2 और 40A3 भी आएगा इसके बाद। तो 40A2 क्या कह रहा है? एनी पेमेंट मेड टू रिलेटेड पार्टी, किसी रिलेटेड पार्टी को आपने आर्म लेंथ प्राइस से ज़्यादा दे दिया, किसी बेनिफिशियल ओनर के रिश्तेदार को, किसी रिलेटेड पार्टी को या किसी बेनिफिशियल ओनर को आपने आर्म लेंथ प्राइस से ज़्यादा पेमेंट कर दी, तो वो टू द एक्सटेंट इट इज़ अनरीजनेबल, टू द एक्सटेंट इट इज़ अनरीजनेबल इट विल बी एडेड बैक टू द योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो आपके पास ये सैलरी है 10 लाख रुपए की, सारी की सारी सैलरी रेजिडेंट को है, तो 40 सब क्लॉज A1 नहीं लगेगा, A1A भी नहीं लगेगा, दोनों नहीं लगेंगे ना। लेकिन ये सैलरी के अंदर पता है क्या है? इसको जब आपने डिग आउट करा तो इसमें से 5 लाख रुपए की जो सैलरी है वो एक डायरेक्टर की वाइफ को दी हुई है, डायरेक्टर्स वाइफ। जिस पोस्ट पे उसे डेजिग्नेट करा है उस पोस्ट के हिसाब से उसके पास ना तो क्वालिफिकेशन है ना एक्सपीरियंस है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं होती कई लोगों के पास, लेकिन उसके पास खुद का उनका अपना स्किल होता है। लेकिन जिस पोस्ट पे आपने डायरेक्टर की वाइफ को अपॉइंट करा है, की मैनेजर पर्सनल होते हैं ना डायरेक्टर, किसी कंपनी का की मैनेजरियल पर्सनल है डायरेक्टर, तो डायरेक्टर की वाइफ को जो आपने अपॉइंट करा है उसके केस में 5 लाख रुपए अपनी सैलरी दी, लेकिन उसके पास जो भी आपने उसे डेजिग्नेशन दिया, उस डेजिग्नेशन को जस्टिफाई करने के लिए ना तो उसके पास एजुकेशन है, ना उसके पास कोई एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशन है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आप 5 लाख रुपए दे रहे हो, तो इट इज़ अनरीजनेबल टू द एक्सटेंट विच इज़ नॉट यू आर नॉट गिविंग टू एनी अदर पर्सन इन द सेम पोस्ट। यानी कि मान लीजिए ये आपने फाइनेंस कंट्रोलर बना दिया डायरेक्टर की वाइफ को, और डायरेक्टर की वाइफ 10th पास है ना, 10th पास है, फाइनेंस कंट्रोल बना लीजिए, कॉमर्स का फाइनेंस का कोई पता लेना देना नहीं है, लेकिन आपने क्या डेजिग्नेशन दे दिया? क्योंकि डायरेक्टर तो कंपनी का की मैनेजर जो मुझे डेजिग्नेशन दे दो। तो इनकम टैक्स क्या कह रहा है? क्या आप अगर किसी एक्सटर्नल आदमी को अपॉइंट करते तो क्या उसे महीने के साल के 5 लाख रुपए देते? इफ आंसर इज यस, या आप ऐसा कर रहे हो, आप अपनी कंपनी की प्रैक्टिस के हिसाब से डिसाइड करो कि इससे पहले जो फाइनेंस कंट्रोलर थे या इसके बाद जो फाइनेंस कंट्रोलर हैं, या इस डेजिग्नेशन के इस स्टेटस के हिसाब से जितने भी लोग हैं, क्या आप सबको उतनी सैलरी दे रहे हो? अगर आंसर ये तो ठीक है, तो नो जस्टिफाइड है, ये फिर अनरीजनेबल नहीं है। लेकिन आप ऐसा कर ही नहीं रहे हो, क्योंकि आप जानबूझ के किसी 10th पास को 40,000 रुपये महीने की सैलरी दे रहे हो, 45,000 रुपये सैलरी की सैलरी दे रहे हो। क्यों? क्योंकि आप क्या चाह रहे हो इनकम टैक्स क्या कह रहा है? आप इस डायरेक्टर की टैक्सेबल इनकम को कम करना चाहते हो, ताकि इसका बचा हुआ पैसा इसके घर में पहुंचा दो किसी भी तरह से। पैसा तो घर में जाना है, इसको दे दो, इसके बेटे को दे दो, इसकी वाइफ को दे दो, इसके स्पाउस को दे, बेटे के स्पाउस को दे दो, किसी के घर में दो, किसी भी रिश्तेदार को पहुंचा दो पैसा। क्यों पहुंचा रहे हो? क्योंकि आप इस आदमी को बचाने जा रहे हो कि अगर मान लो इसको 10 के 10 लाख इसको देने थे तो इसका टैक्स स्लैब बढ़ जाता। अब 5 लाख वाइफ को दे दिए, 5 लाख इसको दे दिए, दोनों का टैक्स स्लैब नीचे आ गया। तो आप टैक्स की चोरी करने के लिए ये वाला काम कर रहे हो, टू द एक्सटेंट इट इज अनरीजनेबल। तो अनरीजनेबल कौन डिसाइड करेगा? अनरीजनेबल कौन डिसाइड करेगा? असेसी खुद डिसाइड करेगा, कंपनी खुद डिसाइड करेगी, या एओ करेगा, असेसिंग ऑफिसर करेगा? कंपनी खुद डिसाइड करेगा अनरीजनेबल है, या असेसिंग ऑफिसर डिसाइड करेगा? कंपनी करती तो डालेगी क्यों पैसा, फिर खर्चा ही क्यों डालेगी? कंपनी नहीं करेगी, तभी तो अगर कंपनी कर लेती तो कंपनी अनरीजनेबल पैसा देती क्यों? सीधे डायरेक्टर को देती ना। कंपनी तो इस प्लानिंग में शामिल है ना। कंपनी तो असेसिंग ऑफिसर के साथ क्या हो, कंपनी तो इस एम्प्लॉय के साथ, स्कीम मैनेजर पर्सनल के साथ इन्वॉल्व है, तभी तो खर्चा उसके सैलरी दोस्तों में बांट रही है।
उसने बोला एक काम करो, देखो तुम मेरे को सीधे 10 लाख रुपए दोगे या 12 लाख रुपए दोगे तो मेरा टैक्स स्लैब 30% पे चला जाएगा, तो बेटर ये है कि आप आधी सैलरी मेरे घर में किसी और के नाम पे दे दो, आधी सैलरी मेरे को दे दो। अब उन्होंने बोला उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, अरे छोड़ो क्या लेना, सैलरी दे, कौन पूछ रहा है ना। तो कंपनी क्या करी, अरे छोड़ो कौन कौन पूछ रहा है, कौन पूछेगा, एओ पूछेगा जब असेसमेंट होगी। तो असेसमेंट के टाइम पे आजकल तो आईटीआर में डिस्क्लोज होता है कि रिलेटेड पार्टी को आपने कितनी पेमेंट करी है पूरे साल में। फिर अगर उनको डाउट होगा तो असेसमेंट के टाइम पे रिलेटेड पार्टी की डिटेल मांग लेंगे कि कौन कौन रिलेटेड पार्टी थे, डायरेक्टर के कौन थे, शेयर होल्डर के कौन थे, उनके हस्बैंड वाइफ बच्चे, बच्चों के स्पाउस कौन कौन थे, उनके सबके रिलेशन डिटेल पूछी जाएगी, किस किस को कितना पैसा दिया। अगर आप इन प्रैक्टिस सबको एक्सटर्नल पार्टी को भी ऐसा ही पेमेंट कर रहे हो तब तो ठीक है। अगर एक्सटर्नल पार्टी को उतनी पेमेंट नहीं कर रहे हो, टू द एक्सटेंट इट इज अनरीजनेबल, एओ आपका खर्चा डिसअलाउ कर देगा। क्लियर है? इसके अंदर सभी तरह के खर्चे अलाउड हैं। मैं सैलरी का तो एग्जांपल लिया, मान लीजिए आपने मिस्टर ए इज शेयर होल्डर होल्डिंग 25% शेयर्स, तो अब इसके पास 25% शेयर हैं, ये भी इन्फ्लुएंशियल पर्सन है ना, ये प्रॉफिट कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को मैनेज करने में बहुत बड़ा हिस्सेदार है ना। तो इसकी 25% शेयर्स है इसके पास, होल्डिंग 25% शेयर्स, तो ये भी की मैनेजरियल पर्सनल में आता है। और इसके भी रिलेटिव को आपने कोई बेनिफिट दे दिया कंपनी की तरफ से तो क्या होगा, अब कंपनी ने क्या करा, इसके बेटे को सप्लायर अपने इसके बेटे को क्या कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, आप रॉ मटेरियल सप्लाई करोगे हमारी कंपनी को, है ना, रॉ मटेरियल सप्लाई करोगे। परचेज जो है, परचेज ऑफ 50 लाख, 50 लाख रुपए की परचेज थी पूरे साल में। आउट ऑफ दिस 30 लाख बाई सन ऑफ मिस्टर ए, 30 लाख रुपए की जो रॉ मटेरियल सप्लाई करा मिस्टर ए के बेटे ने सप्लाई करा। इसका जो बचा हुआ 20 लाख है और ये जो 30 लाख है, इसका जो वो है फेयर मार्केट वैल्यू, द फेयर मार्केट वैल्यू मतलब आमतौर पे ये मटेरियल मार्केट में कितने का मिलता है, फेयर मार्केट वैल्यू इज 22 लाख। मतलब आपने कंपनी से क्या करा, कंपनी से अपने उसके बेटे से क्या करा, ओवर प्राइसिंग करवा दी। ओवर प्राइसिंग करके आपने यहाँ पे बिल ज़्यादा का ले लिया ताकि आपका टैक्स कम हो जाए, कंपनी का टैक्स लायबिलिटी कम हो गया। आपने 22 लाख का माल कितने में लिया, 30 लाख रुपए में, क्योंकि पैसा तो घर में जा रहा है। आप मिस्टर ए के बेटे को पैसा भेज दोगे, उससे कैश वापस ले लो, किकबैक, कंपनी का टैक्स भी बच गया। इसके पास वैसे ही बहुत सारी इनकम नहीं है, ये तो 1 करोड़ से नीचे की टर्नओवर रख के बैठा है, 2 करोड़ से नीचे की टर्नओवर, ये अपनी 44 AD में आईटीआर भरेगा, इसको भी टैक्स नहीं लगेगा, है ना। ये तो 44 AD में 2 करोड़ की टर्नओवर के ऊपर भी 8% का टैक्स दिखाएगा तो भी इसको टैक्स नहीं लगेगा, तो ये वहां से टैक्स बच गया। कंपनी ने अपने ओवर प्राइसिंग करा के परचेज का, रॉ मटेरियल का परचेज कर लिया, तो अब ये क्या है, इसका फेयर मार्केट वैल्यू 22 लाख रुपए है। यानी कि आमतौर पे रीजनेबल प्राइस से अगर खरीदते, किसी थर्ड पार्टी वेंडर से खरीदते, तो इसी क्वांटिटी के मटेरियल के, इसी क्वांटिटी इसी क्वालिटी के मटेरियल के आप लोगों को 22 लाख रुपए दे रहे हो, या 22 लाख रुपए में मिल रहा है। आपने डायरेक्टर के शेयर होल्डर के बेटे से क्या लिया, 30 लाख रुपए में लिया, तो कितना अनरीजनेबल हो गया, 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपए एओ एडबैक कर देगा एट द टाइम ऑफ असेसमेंट। आप खुद नहीं करोगे, आप खुद करते तो ऐसा काम करते ही नहीं। आप कितने, अगर आपने ईमानदारी से परचेज बुक करनी थी, कितने की लेते फिर आप, 22 लाख की लेते, है ना, 22 लाख की लेते, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी क्वालिटी को जस्टिफाई करने के लिए 22 के लिए 24 ले लेते, है ना। लेकिन 8-8, 10-10 लाख रुपए की वेरिएंस लेके चल रहे हो, तो इसका मतलब आप अपनी कंपनी के अंदर ओवर प्राइसिंग करा रहे हो बिलों को, मटीरियल को, और किसी आदमी को इनडायरेक्टली बेनिफिट पहुंचा रहे हो। कंपनी ऐसे नेक्सस में इन्वॉल्व है जो कंपनी अपना भी टैक्स एवेजन कर रही है और दूसरे का भी टैक्स एवेजन करा रही है। तो उस नेक्सस को तोड़ने के लिए कंपनी इनकम टैक्स ने सेक्शन 40 कैपिटल ए सब क्लॉज 2 डाला कि आप अगर ऐसा कोई काम करते हो तो जिसमें अनरीजनेबल अमाउंट पे कर रहे हो फॉर द परचेज ऑफ मटीरियल और सैलरी और एनी अदर एक्सपेंस, प्रोफेशनल फीस, सैलरी, परचेज ऑफ रॉ मटीरियल, किसी भी तरह का खर्चा हो जो टू द एक्सटेंट इट इज अनरीजनेबल। अनरीजनेबल का डिसीजन एओ के ऊपर है, एओ की पावर है क्या अनरीजनेबल है। आप उसे चाय में चीनी डालने के लिए कितना दे दोगे, उतना अनरीजनेबिलिटी कम हो जाएगी। चाय में चीनी समझ आ गई ना, आप जितनी चाय में चीनी डाल के दे दोगे उतनी आपकी अनरीजनेबिलिटी कम हो जाएगी।
लेकिन आज की डेट में जब तक आप इस काम पे आओगे तब तक चाय का कप ही खत्म हो चुका है। सरकार ने अब चाय का कप हटा दिया, एओ को आगे से बोल दिया अब चाय पीने की जरूरत नहीं है तुम्हारे को। क्यों? क्योंकि पार्टी को बोल दिया कि चाय पिलाने की जरूरत नहीं है और एओ को बोल दिया चाय पीने की जरूरत नहीं है, घर बैठो अपना। रीजन क्या है? अब फेसलेस असेसमेंट हो चुकी है ऑल ओवर इंडिया में। फेसलेस असेसमेंट है इनकम टैक्स के अंदर। आपको यही नहीं पता लगेगा कि आपका ऑफिसर कौन है, कौन आपका केस सुन रहा है, कौन आपके केस के पेपर देख रहा है, कौन उसके ऊपर ऑर्डर देगा। कितनों को चाय पिलाओगे? एक केतली चाय भी कम पड़ जाएगी। उससे बढ़िया आप क्या सोचोगे? टैक्सी पे कर दो, है ना। तो अब ऐसे घपले करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि फेसलेस असेसमेंट हो गई। पहले जब फेस टू फेस असेसमेंट होती थी तो चाय पानी में काम चल जाता था। अब चाय की केतली हटा दी गई है आगे से, चाय वाले ने हटा दी है, ठीक है ना। फेसलेस असेसमेंट हो गई है। आप चाय की केतली किसी को चाय नहीं पिला सकते क्योंकि पता ही नहीं चाय पीने वाला कौन है आदमी। एक आदमी ऑर्डर कर रहा है, एक आदमी पेपर देख रहा है, दूसरा आदमी तीसरा आदमी उस पेपर को इंस्पेक्ट कर रहा है, उनकी वेरिफिकेशन चेक कर रहा है। कहीं से इनडायरेक्टली आपने मान लीजिए किसी एक आदमी का बिल लगाया तो उस पार्टी के पास सीधे नोटिस पहुंच रहा है, थर्ड पार्टी नोटिस, कि बताओ ये तुमने सप्लाई करी भी थी नहीं करी थी। तो आपको पता भी नहीं है आपका नोटिस कहाँ कहाँ, आपके जो पेपर दिए गए उनकी वेरिफिकेशन कहाँ कहाँ से हो रही है। पहले क्या होता था, किसकी वेरिफिकेशन करानी है किसकी नहीं करानी है वो हम बताते थे कि हाँ यार इसकी करा लेना, कोई बात नहीं, इसकी नहीं कराना। जिसकी नहीं करानी उसके बदले में क्या है, चाय का कप ऑफर हो रहा था। तो अब चाय का कप ऑफर नहीं कर सकते आप किसी को। फेसलेस है इनकम टैक्स, 100% फेसलेस हो गया है। बस अभी अपील लेवल पे फेसलेस नहीं हुआ है। जो आईटेट वगैरह में अपीलेट अथॉरिटी के बस अपील करते हो, अभी वो फेसलेस नहीं है, वो 1-1 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिए हैं। लेकिन बाकी जो नॉर्मल असेसमेंट है इनकम टैक्स ऑफिसर की असेसमेंट तो सब फेसलेस हैं। आपने अगर दिल्ली में रहते हो तो जरूरी नहीं है कि आपका केस दिल्ली से आएगा। हो सकता है आपका केस किसी और स्टेट से आ जाए, कलकत्ता से आपका केस लग जाए, हो सकता है आपका केस महाराष्ट्र से लग जाए, हो सकता है आपका केस किसी भी, अब कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, किसी ऑफिसर के पास कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं है फॉर ओपनिंग और हियरिंग द केस। और वो हियरिंग भी फेसलेस है। आपको नहीं पता कौन आपका सुन रहा है, सामने वाले की फोटो नहीं दिखेगी आपको ऑफिसर की, आपकी फोटो ऑफिसर को दिखेगी, उसके साइड से वीडियो बंद होता है ना। वन वे है। जैसे आप लोग बैठे हो अभी, मेरे को नहीं पता कौन कहाँ बैठा है, किस किस की पोजीशन है, किस किस ने खाली ऑन कर रखा है और खाली यहाँ सीट पे है भी या नहीं। मेरे को ये दिख रहा है 7 लोग हैं, 6-7वां मैं ही हूँ जिसमें से। तो ऐसा ही है। लेकिन आप लोगों को मैं दिख रहा हूँ ना, तो आप लोगों को मैं दिख रहा हूँ तो यानी कि आप मेरे एक्सप्रेशन रीड कर रहे हो, मैं सच बोल रहा हूँ झूठ बोल रहा हूँ, मैं क्या डॉक्यूमेंट पेश कर रहा हूँ, क्या जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ, वो आपको सब दिख रहा है ना। तो लेकिन मेरे को कुछ नहीं दिखेगा तो अब मैं शक्ल देख के भी मांडवाली नहीं कर सकता कि मैं फोटो देख लूँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लूँ और फिर अपने नोन में सर्कुलेट कर दूँ, देखो इस ऑफिसर को जानते हो क्या, है ना। ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, अच्छा ये वाला आदमी था, इस ऑफिसर को तू जानता है, अपने पूरे सर्कल में फैला दो जितने भी कम्युनिटी है प्रोफेशनल की, तो कोई ना कोई तो हो सकता है जान पहचान निकल जाए। तो फिर मैं किसी तरह से उसके पास तक पहुंच जाऊं तो वो भी पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर मैं किसी तरह से पहुंच भी गया उसके पास तो भी ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि वही आदमी मेरा फाइनल ऑर्डर टाइप करेगा। फाइनल ऑर्डर टाइप करने के लिए कोई और अथॉरिटी है। मैं तो उस अपने डॉक्यूमेंट की, अपनी हियरिंग की, जो मैंने सुना शशि से, वो सारी डिक्लेरेशन, वो सारी डिटेल्स उसमें अपने हियरिंग में, अपनी रिपोर्ट में सबमिट कर दूंगा, यही है। अब ऑर्डर करने वाला कोई और है, यानी कि जिसने हियरिंग सुनी उसने ऑर्डर भी नहीं करना, तो उसको लीव ढूंढ के भी कोई फायदा नहीं है। तो फेसलेस में बड़ा खतरनाक काम हो गया। तो अब तो तरीके से काम करने का टाइम आ गया है। जो पहले वाले काम चल रहे थे वो सब बंद हो चुके हैं ना। चाय की केतली गायब हो चुकी है। तो अब इसमें से 8 लाख रुपए खर्चा डिसअलाउ कर देगा एओ और आप उसे कुछ कह भी नहीं पाओगे, कुछ भी नहीं कह पाओगे आप उसे। बस आपसे वो पूछेगा बताओ क्यों दिया था, क्यों दिया था, कि अब कोई जवाब नहीं है ना। लोगों से आप 22 लाख में मटीरियल खरीदे तो अपने बेटे से आपने 30 लाख में क्यों खरीदा, कोई जवाब नहीं है, ना कोई जस्टिफिकेशन है। नहीं दिया तो डिसअलाउ कर देगा। अगर जस्टिफिकेशन दे दिया कि बहुत बढ़िया क्वालिटी का था, इतनी क्वालिटी, ये शॉर्ट टर्म था, टाइम नहीं था, मटेरियल बहुत अर्जेंट चाहिए था, जो भी आप जस्टिफिकेशन दो, आप कन्विंस कर पाए तो कर पाए, नहीं कर पाए तो उसकी अपनी जुरिस्डिक्शन है, वो अपने एड बैक कर देगा अपना, टू द एक्सटेंट वो सोचता है कि ये अनरीजनेबल है। तो अनरीजनेबल अब 40 कैपिटल ए 2 के अंदर जो रिलेटिव हैं, जो वो है की मैनेजर बेनिफिशियल पर्सन है, दोज हु हैविंग मोर देन 20% ऑफ द बेनिफिशियल ओनरशिप, ऐसे लोग जिनका प्रॉफिट में 20% से ज्यादा का हिस्सा है। हाँ जी, कुछ कह रहे हो क्या तरुण? तरुण हाँ, नहीं अपील तो मैंने आपको पहले बोल दिया फेसलेस है, अभी भी फेस टू फेस है, अपील फेसलेस नहीं हुई है। क्या कह रहे हो? नॉर्मल हियरिंग फेसलेस है, नॉर्मल हियरिंग फेसलेस है, फेसलेस नॉर्मल हियरिंग फेसलेस है। आपका कोई इनकम टैक्स में केस लग गया
तो वो फेसलेस होगा, सुनाई देगा। मतलब आपको वहाँ कहीं जाना नहीं है, सब कुछ पेपर ऑनलाइन सबमिट करने हैं, वो ऑनलाइन आपके पेपर को वेरीफाई करेगा, ऑर्डर दे देगा आपको। अगर आपको लगता है कि आपके साथ कुछ अनजस्टिस हो रहा है, जो ऐसा कि आप पेपर दे के नहीं समझा सकते हो, कुछ फैक्ट ऐसे हैं जो पेपरों से क्लियर नहीं होते हैं, आप चाहते हो कि मैं उसके सामने कुछ बोल के एक्सप्रेस करना चाहूँ, तो वो आपको बोल के करने के लिए हियरिंग मिलेगी, आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मिलेगी। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी आप ही दिखोगे उसको, आपको वो नहीं दिखेगा ऑफिसर। सर ये एओ को कैसे पता लगेगा कि जैसे यस सर क्या एओ को कैसे पता लगेगा मतलब? हेलो सर, मैं ये कह रहा था कि एओ को कैसे पता लगेगा कि रॉ मटेरियल का प्राइस जैसे 50 लाख हाँ उसके बेटे से खरीदा है। हाँ नहीं तो 50 लाख से अगर वहाँ से खरीद लिया जाता नहीं, तो मैं कह रहा हूँ ना, मैं ये कह रहा हूँ ना कि जब आप वो लिखते हो, आईटीआर बनाते हो, बैलेंस शीट बनाते हो, तो बैलेंस शीट में डिस्क्लोजर है कि रिलेटेड पार्टी से क्या क्या ट्रांजैक्शन हुई, उसको पूरे साल में अपनी कितनी पेमेंट करी है, तो वहाँ लिखा होता है ना, वहाँ पे लिखा होगा मिस्टर वाई सन ऑफ मिस्टर ए डायरेक्टर ऑफ द कंपनी पे करा है उसे 30 लाख रुपए पूरे साल में। अब वो उसका कॉल है, उस 30 लाख रुपए पे क्वेरी लेगा या नहीं लेगा। लेकिन आईटीआर में डिस्क्लोजर, तो बैलेंस शीट में डिस्क्लोजर देना पड़ता है कि रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर है वहाँ अलग से। तो अब रिलेटेड पार्टी में स्पेसिफाइड पर्सन कौन है? इट इंक्लूड्स रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर, पार्टनर एंड ओनर ऑफ द बिजनेस होल्डिंग एंड सब्सिडरी। रिलेटिव में लीनियल असेंडेंट मीन्स योर फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर इन्वॉल्व है। लीनियल डिसेंडेंट में मीन्स योर सन, ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन, ये सारे लोग इन्वॉल्व है ना। तो ये सारे लोग रिलेटेड पार्टी में इंक्लूड हैं। अगर आपके पास ये क्या नाम हैं, ये सारी चीज़ों में इनमें इन लोगों को किसी को आपने पैसा दिया जिसे आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो, तो वो असेसिंग ऑफिसर उतना एडबैक कर देगा। पता कैसे लगेगा? वो बैलेंस शीट में डिस्क्लोजर, अलग से रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर देना पड़ता है कि हमने पूरे साल में जो भी प्रोक्योरमेंट करी है, जहाँ से भी जो एक्सपेंस करे हैं, उस एक्सपेंस में कितना शेयर हमने रिलेटेड पार्टी को दिया है। अगर मान लीजिए 1 करोड़ के एक्सपेंस है और केवल 2 लाख रुपए रिलेटेड पार्टी को दिए, तो एओ खोलेगा उसको। मान लो परचेज 1 करोड़ रुपए की, 2 करोड़ रुपए, 2 लाख रुपए की केवल परचेज एक रिलेटेड पार्टी से, डायरेक्टर के बेटे से, डायरेक्टर के स्पाउस से, किसी से भी है, तो क्या एओ खोलेगा 1 करोड़ में 2 लाख रुपए की परचेज को? खोलेगा नहीं, क्या करेगा, है ना। 2% की कुल है, 2% 2 लाख रुपए, कितनी बेईमानी होगी, कितनी ईमानदारी होगी, तो ऐसे काम खोलेगा नहीं। पता है 1 करोड़ में से 60% तो रिलेटेड पार्टी से है, पक्का खुल जाएगा। टोटल परचेज मुझे पता लगा 40% 50% रिलेटेड पार्टी से परचेज है, पक्का ऑर्डर आएगा, आपको नोटिस आएगा। रिलेटेड पार्टी की डिस्क्लोजर इसलिए अलग से मांगी जाती है कि आपने टोटल जो P&L में डेबिट साइड में डाला हुआ है, तो उसमें से रिलेटेड पार्टी को कितना दिया है आपने, है ना, तो आपको वहां से डालना पड़े, तो पक्का खुल जाएगा। इसे ऐसे पता लगता है एओ को कि क्या रिलेटेड पार्टी को कैसे दिया, अलग से डिस्क्लोजर मांगते हैं वो। अब इसमें जो है बेनिफिशियल ओनर कैसे, स्पेसिफाइड पर्सन कैसे आता है? जिनके पास 20% है उससे ज़्यादा की शेयर होल्डिंग है। तो मान लीजिए मिस्टर ए डायरेक्टर भी हैं और शेयर होल्डर भी है, डायरेक्टर प्लस शेयर होल्डर दोनों है। डायरेक्टर में तो कुछ होता नहीं है, लेकिन शेयर होल्डिंग कितनी है? 10% की है। और वाइफ जो है वो शेयर होल्डर है, डायरेक्टर नहीं है, या दोनों भी हो सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। और इसके पास शेयर हैं 12%। तो क्या ये मिस्टर ए स्पेसिफाइड पर्सन है या नहीं है? मिस्टर ए के पास 10% है, उसकी वाइफ के पास 12% है, तो क्या स्पेसिफाइड पर्सन है या नहीं है? स्पेसिफाइड पर्सन का मतलब है पर्सन होल्डिंग मोर देन 20% शेयर, है ना, शेयर का हिस्सा 20% से ज़्यादा होना चाहिए उस आदमी के पास। तो ए के पास कितना है? 10% है। वाइफ के पास कितना है? 12 है। तो स्पेसिफाइड पर्सन देखने के लिए होल्डिंग को क्लब कर दिया जाएगा, ध्यान रखना। तो इन दोनों को जोड़ के कितने हो गए? अब ये स्पेसिफाइड पर्सन हो गए, है ना, 22% हो गए, तो अब ये स्पेसिफाइड पर्सन हो गया। अब अगर इसको कुछ अनरीजनेबल दिया या इसको कुछ अनरीजनेबल दिया या इन दोनों के किसी भी रिलेटिव को अनरीजनेबल दिया, तो कंपनी को एडबैक हो जाएगा वो खर्चा, है ना। समझ आई बात? 40 कैपिटल ए 2 के अंदर अगर आप इसको कुछ दे दो, मिस्टर ए को, या मिस्टर ए के किसी भी रिलेटिव को कुछ अनरीजनेबल पेमेंट कर दो, तो भी एडबैक हो जाएगा। मिसेज ए के या उसके रिलेटिव को कुछ भी दे दो अनरीजनेबल, तो भी वो एडबैक हो जाएगा। तो दोनों हो, चल इसके फादर के पास भी शेयर होल्डिंग हो गई तो भी अनरीजनेबल हो जाएगा। अगर मान लीजिए वाइफ के पास नहीं है, फादर के पास है शेयर होल्डिंग 12% की, यहाँ नहीं है, मान लो यहाँ पर है 12% की शेयर होल्डिंग, तो ये भी अब क्लब हो जाएगा, अब 22 हो जाएगा, तो भी स्पेसिफाइड पर्सन हो जाएगा, है ना। तो अगर शेयर होल्डिंग, मान लीजिए ऐसा हो सकता है ना, आदमी सोचेगा यार मेरे पास 20% ज़्यादा नहीं होंगे, तो एक काम करो, शेयर तो तुमने मुझे 20% देने ना, 10% मुझे दो, बाकी या 5% मुझे दो, बाकी पैसे किसी और को दे दो। मेरे पास कंपनी में शेयर होल्डिंग के लिस्ट में क्या दिखेगी? 5% शेयर है मेरे पास या 10% शेयर है,
तो मैं 20 से स्पेसिफाइड पर्सन हूँ? नहीं हूँ। लेकिन मैं अनरीजनेबल 40A2 को ट्रिगर करने के लिए शेयर होल्डिंग दोनों की जोड़ दूंगा कि तुम्हारे अलावा तुम्हारे घर में किसके पास शेयर होल्डिंग है बताओ जरा। लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर जाती है ITR में, है ना, लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर जाती है, वहाँ पे फादर नेम, मदर नेम, पैन नंबर जाता है। तो जब पैन नंबर जाएगा, फादर नेम जाएगा, तो वहाँ पे पता लग जाएगा, या हस्बैंड नेम जाएगा तो पता लग जाएगा रिलेशनशिप क्या है ना। या शेयर होल्डिंग के बेस पे अगर उसे लगता है रिलेटेड, क्योंकि आप डिस्क्लोजर खुद दोगे, रिलेटेड पार्टी में मैंने यहाँ पे लिखा है शेयर होल्डर का नाम, लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर आएगा, यहाँ पे आएगा मिसेज ए, मिसेज ए का नीचे रिलेटेड पार्टी में नाम आएगा, मिसेज ए से प्रोक्योरमेंट करिए पूरे साल में 30% की प्रोक्योरमेंट मिसेज ए से करिए, तो 30% की प्रोक्योरमेंट मिसेज ए से करिए, यानी कि मिस्टर ए की वाइफ है मिसेज ए। आप रिलेटेड पार्टी में खुद लिख रहे हो मिसेज ए इज वाइफ ऑफ द मिस्टर ए, तो आप मिस्टर ए की आप खुद लिख रहे हो रिलेटेड पार्टी में वो वाइफ है मिस्टर ए की, और प्रोक्योरमेंट में नीचे जाके देख रहे हो कि 30% का मटेरियल मिसेज ए से ही खरीदा है, तो पक्का अनरीजनेबल देखकर डाउट हो सकता है ऑफिसर को। डाउट होगा तो वो आपसे डिटेल मांग लेगा, नहीं होगा तो चली गई ITR, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे, अगला सेक्शन है 40A कैपिटल A3। ये क्या कहता है, आप किसी को 30 एक दिन में एक आदमी को 10,000 रुपये से ज़्यादा की पेमेंट नहीं कर सकते फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इट डील्स विद पेमेंट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि आप एक दिन में एक आदमी को 10,000 रुपये से ज़्यादा का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पेमेंट नहीं कर सकते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए पेमेंट नहीं कर सकते। तो यानी कि अगर मान लीजिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए तो हम यहाँ पढ़ के आ गए कि एक दिन में पेमेंट मेड टू एनी पर्सन, वर्ड है एनी पर्सन, ये पर्सन वही है जो इनकम टैक्स ने पर्सन डिफाइन करें 7 तरह के लोग, एनी पर्सन इन अ डे एक्सीडिंग, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए लिख भी लो और मैं भी इसलिए लिख रहा हूँ, एक्सीडिंग ₹10,000 शेल बी डिसअलाउड, शेल बी ट्रीटेड नॉट इनकर्ड। ऐसा मान लिया जैसे खर्चा किया ही नहीं। कितना अमाउंट, मान लीजिए आपने एक क्रेडिटर को पेमेंट करी, क्रेडिटर को 25,000 रुपये की इन कैश ऑन 1 मई 2023, 1 मई 2023 को एक क्रेडिटर को 25,000 रुपये की पेमेंट करी कैश में, तो कितना खर्चा डिसअलाउ होगा? हाँ जी सर कैश में करिए। हाँ कैश लिखा हुआ बच्चा, इन कैश, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ना आप लोगों को। कितना खर्चा डिसअलाउ होगा? पूरा 25,000 या 10,000 से ज़्यादा वाला 15,000, यानी कि एक्सीडिंग 10,000 डिसअलाउड है ना। तो कितना 10,000 अलाउड डिसअलाउ होगा, 15,000 अलाउड हो जाएगा या पूरा 25,000 एडबैक हो जाएगा? 25,000 रुपये की पेमेंट करी एक सप्लायर को, कुछ आपने कुछ मटेरियल खरीदा, कोई सर्विस ली, 25,000 रुपये की कैश में पेमेंट कर दी एक दिन में एक सप्लायर को, तो 25,000 में से हमने 40 कैपिटल A3 कह रहा है कि एनी पेमेंट मेड टू अ पर्सन इन अ डे एक्सीडिंग ₹10,000 शेल बी ट्रीटेड एज नॉट इनकर्ड, एज नॉट इनकर्ड। खर्चा हुआ ही नहीं है मान लिया जाएगा। तो कितना खर्चा करा था आपने? 25,000, तो 25 का 25 ही डिसअलाउड है, वहाँ लिखा है नॉट इनकर्ड। मान लेंगे जैसे आपने खर्चा करा ही नहीं, तो कितना नहीं करा? पूरा 25,000 ही नहीं करा, तो पूरा खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा ये, है ना। एक्सीडिंग 10,000 से ज़्यादा करोगे तो नॉट अलाउड है। अगर मान लीजिए आप इसे 3 दिन में पेमेंट देते हैं, 8,000 और 9,000, ठीक है, तो अलाउड हो जाता। आप इसे 3 दिन में पेमेंट दे दो, 8,000 आज दे दो, 8,000 कल दे दो, 9,000 परसों दे दो, 25,000 हो गए। एक दिन में भी आपने 10,000 से ज़्यादा पेमेंट करी नहीं करी तो अलाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक दिन में एक आदमी को 10,000 से ज़्यादा की पेमेंट कैश में नहीं करोगे। अगर कैश में करोगे इट विल बी ट्रीटेड एज नॉट इनकर्ड, जैसे हुआ ही नहीं। किसके लिए बात कर रहा है ये? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए, यानी कि जो P&L के डेबिट साइड पे आपने खर्चे डाले हैं। अगर लेकिन ये लिमिट फॉर ट्रांसपोर्टर, दिस लिमिट इज 35,000। इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टर दिस लिमिट इज 35,000 रुपीज़। मतलब ट्रांसपोर्टर को 35,000 की पेमेंट कर सकते हो, 35,000 फॉर ट्रांसपोर्टर। पूरा डिसअलाउड, ये पूरा डिसअलाउड। ये एज इट इज नॉट इनकर्ड, क्या ट्रीट करेंगे? जैसे खर्चा हुआ ही नहीं, एज इट इज नॉट इनकर्ड, जैसे ये खर्चा हुआ ही नहीं है। लेकिन अगर मान लो मैं कैपिटल एसेट खरीदूं तो
ये बात समझ आ गई? पहले यहाँ तक बताओ, ये समझ आ गई ना? नोट कर रहे हो आप? ठीक है। तो लेकिन जितनी पेमेंट्स करोड़ों में होती होगी तो कैसे करते हो? कैश कर ही नहीं सकते आप। कैश अलाउड मतलब ऑनलाइन कैसे हो सकती है? सब कुछ, अरे अदर देन स्पेसिफाइड मोड है ना पेड। यहाँ पे मैंने भी आपके लिए तो लिख दिया, एनी एक्सटेंडिंग पेड इन डे पेमेंट टू एनी पर्सन इन अ डे। अच्छा अच्छा, इन अ डे अदर देन स्पेसिफाइड मोड, वहाँ पे लिखा है अदर देन स्पेसिफाइड मोड। अभी बता रहा हूँ, अदर देन स्पेसिफाइड मोड पेमेंट मेड टू एनी पर्सन इन अ डे अदर देन स्पेसिफाइड मोड एक्सीडिंग ₹10,000 शैल बी ट्रीटेड नॉट इनकर्ड। ऐसा मान लिया जाएगा जैसे खर्च ही नहीं हुआ। अच्छा, तभी वो कहते हैं वो कैश। मैंने वैसे कैश आपको बता दिया था ना। तो अगर आपने कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए कैश में एक दिन में एक आदमी को 10,000 से ज़्यादा पे, कैश मतलब कैश नहीं है, अभी बताता हूँ। अगर आपने किसी एक आदमी को एक दिन में 10,000 से ज़्यादा पेमेंट करिए विच इज़ नॉट एज पर द स्पेसिफाइड मोड, तो वो अनअलाउड डिसअलाउड मान लिया जाएगा, ऐसा मान लिया जाएगा नॉट इनकर्ड। तो स्पेसिफाइड मोड का मतलब है बैंक टू बैंक ट्रांसफर, अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, एनी अदर मोड स्पेसिफाइड अप्रूव्ड बाय द आरबीआई वेयर मनी मूव्स फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट। ये स्पेसिफाइड मोड है। यानी कि जो आपके यूपीआई पेमेंट गेटवेज है ना, पेटीएम पे, फोन पे, गूगल पे, एयरटेल पे मनी, जितने भी हैं, ये सारे मेथड से पेमेंट करो। अकाउंट पे चेक से पेमेंट करो, अकाउंट पे ड्राफ्ट से पेमेंट करो, एनईएफटी, आरटीजीएस, जो भी जिसमें एक अकाउंट से पैसा दूसरे अकाउंट में सीधे जाता है, बीच में कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है, तो वो सारी चीज़ें आपके लिए अलाउड हो जाएंगी। लेकिन अगर आपने इनके अलावा किसी और तरीके से पे करा, किसी और तरीके का मतलब क्या है, कैश दे दिया या आपने क्रॉस चेक दे दिया, अकाउंट पे चेक नहीं, बियरर चेक दे दिया। बियरर चेक में क्या होता है, आप बैंक में जाओ, जो आपको चेक इशू करता है वो आपका नाम लिखता है और उसमें अकाउंट पे जो हम ये क्रॉस लाइन मारते हैं ना चेक के नीचे, अकाउंट एसी पे ही ओनली ये लिखते हैं। तो ये नहीं लिखा आपने, इसे एसी पे ही, अकाउंट पे ही ओनली लिख देते हैं हम। तो इसका मतलब होता है अकाउंट में वो चेक क्रेडिट ही होगा, आपको जमा ही करना पड़ेगा, जिसके नाम का चेक है वो अपने अकाउंट में क्रेडिट करेगा। लेकिन अगर आपने एसी चाहिए नहीं लिखा, ये दो लाइनें खींच दी, कुछ नहीं लिखा, आमतौर पे इसे अकाउंट पे ही एज ए बैंकिंग ट्रांजैक्शन इसे हम अकाउंट पे ही मान लेते हैं। लेकिन ये अकाउंट पे ही नहीं है, ये एंडोर्सेबल है, ट्रांसफर है। जब तक आप एसी पे ही नहीं लिखोगे तब तक ये ट्रांसफरेबल है। यानी कि चेक के ऊपर नाम ए का लिखा था, ए वाला आदमी बी को दे सकता है, ये चेक एंडोर्स कर सकता है, एंडोर्समेंट हो जाती है। लेकिन अकाउंट पे ही चेकों की एंडोर्समेंट नहीं होती है। अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही ड्राफ्ट, उनकी एंडोर्समेंट नहीं होती। जिसके नाम पे लिखा होगा उसी के अकाउंट में खाली जमा होगा, उसी के अकाउंट में जमा होगा। ज़्यादा बेईमानी करोगे सेम नाम का दूसरा अकाउंट वाला कोई ढूंढ लो, लेकिन नाम तो वही होगा जिसके नाम से आपने अकाउंट खोला। अगर आनंद के नाम से चेक बनाया है तो या तो मेरे ही नाम पे बनेगा या मेरे ही नाम का कोई और दूसरा आदमी आप ढूंढ लो, कोई दूसरा आनंद को पेमेंट कर दो, तो वो फ्रॉड थोड़ा ज़्यादा डीप हो जाएगा। उसके लिए फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन ही करनी पड़ जाएगी, है ना। तो तभी पता लगेगा कि आनंद वाला वो वाला आनंद नहीं है जिसने आपको सर्विस दी थी, आपने किसी दूसरे आनंद को पेमेंट कर दी। लेकिन अगर आपने अदर देन स्पेसिफाइड मोड पे करा है तो वो खर्चा मान लिया जाएगा एज इट इज़ नॉट इनकर्ड। और पूरा जब नॉट इनकर्ड तो कितना खर्चा करा, 25,000, तो डिसअलाउड कितना होगा, 25,000। मान लिया कि खर्चा ही नहीं करा आपने, है ना। हमने ये मान लिया कि आपने खर्चा ही नहीं करा, एज इट इज़ नॉट इनकर्ड, जैसे खर्चा ही नहीं करा होगा। तो ये वाली बात है। स्पेसिफाइड मोड मैंने आपको बता दिया, अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, एनी अदर मोड ऑफ पेमेंट वेयर अमाउंट ट्रांसफर फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट और एनी अदर मोड ऑफ पेमेंट अप्रूव्ड बाय द आरबीआई। आरबीआई कोई भी अकाउंट पेमेंट ऑफ मेथड ऑफ पेमेंट अप्रूव कर दे, उसमें जब भी पेमेंट होगी तो अलाउड हो जाएगा, अदरवाइज वो अलाउड नहीं होगा। लेकिन अगर ट्रांसपोर्टर को 35,000 रुपये से ज़्यादा की पेमेंट कर 35,000 तक की पेमेंट करते हो तो चल जाएगा। ट्रांसपोर्टर के केस में 10,000 की लिमिट नहीं है, वहाँ 35,000 रुपये की लिमिट है ना, तो वहाँ 35,000 तक चल जाता है। लेकिन बाकी सबके लिए कितना है, 10,000 है। चलें आगे। सर अगर दो लोगों को पेमेंट करें, एक आदमी को इन अ डे इन अप टू ए पर्सन, दो लोगों को दिक्कत नहीं है। अगर दो लोगों को आपने 20,000 रुपये की पेमेंट कर दी, 10,000 रुपये की, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 25,000 रुपये की पेमेंट 3 आदमी को कर दो एक ही दिन में, 3 आदमी को कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपने 25,000 की पेमेंट 2 आदमी को कर दी तो क्या होगा, मान लो ये 25,000 रुपये की पेमेंट आपने ए को भी करी, बी को भी करी। ए को करी 10,000 रुपये और बी को करी 15,000 रुपये। अब कितना, दोनों कैश में है ये, अब कितना डिसअलाउड होगा, ये 1 मई को पेमेंट करी है, कितना डिसअलाउड होगा, हाँ जी 15,000 ही डिसअलाउ हुआ, क्योंकि एक्सीडिंग कितना है, 10,000 से एक्सीड तो यही है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अप टू 10,000 तो आप कर ही सकते हो, रोज तो 10,000 रुपये की पेमेंट करो, है ना। रोज तो 10,000 रुपये की कैश एंट्री करोगे तो आप एंट्री कर रहे हो। पूरे 365 दिन आपसे रोज 10,000 रुपये लेने कोई आता नहीं है प्रैक्टिकली, ना आप रोज किसी को 10,000 रुपये देने जा रहे हो, है ना। किसी के पास इतना टाइम नहीं है, आप तो फिर एंट्री घुमा रहे हो।
आपकी बुक्स में अगर ऐसी बहुत ज़्यादा एंट्री मिल गई तो भी आप ट्रबल में ही आने वाले हो, क्योंकि सेम डेट पे सामने वाले की बुक में रिसिप्ट मिलेगी नहीं, क्योंकि आप अपने एंड पे एंट्री मार रहे हो ना, फर्जी खर्चों को भुगता रहे हो आप, तो वो पकड़ा जाएगा। पहले लिमिट 20,000 की थी, अब सरकार ने 10,000 रुपये कर दी इसे। तो 40A3 कहता है, 40 कैपिटल A3 कहता है कि अगर किसी आदमी को एक दिन में 10,000 रुपये से ज़्यादा की पेमेंट करते हो इन अदर देन द स्पेसिफाइड मोड, तो दैट अमाउंट विल बी ट्रीटेड एज नॉट इनकर्ड। मान लिया जाएगा जैसे खर्चा हुआ ही नहीं, तो खर्चा हुआ ही नहीं तो फिर पूरा ही डिसअलाउ होगा, है ना। तो 10,000 से ऊपर वाला नहीं है, पूरा ही है। ट्रांसपोर्टर के केस में ये लिमिट बस 35,000 है, फ़र्क है। इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं। अगर आपने इनकम टैक्स को पेमेंट करी है कैश में, अलाउड है। किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को पेमेंट करी है, कोई गवर्नमेंट ड्यूज पे करें तो कैश में अलाउड है। किसी आपने ऐसी जगह पेमेंट करी है जहां बैंकिंग चैनल अवेलेबल नहीं है, आज की डेट में ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। आज की डेट में बैंकिंग चैनल लगभग इंटीरियर से इंटीरियर जगह में भी हैं, है ना। तो बैंकिंग, लेकिन वहाँ इनकम टैक्स एक्ट में लिखा हुआ है आज भी 40A3 के अंदर कुछ एक्सेप्शन लिखी हैं। एनी अमाउंट पेड टू लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनी अमाउंट पेड फॉर द गवर्नमेंट ड्यूज और टैक्सेज वगैरह। किसी आपने ऐसी जगह में पेमेंट करी है जहाँ पे बैंकिंग चैनल अवेलेबल नहीं है, किसी ऐसे दिन पेमेंट करी है जिस दिन बैंक का हॉलीडे है, बैंक हॉलीडे वाले दिन, क्या आप साल में रोज उसी दिन पेमेंट करोगे जिस दिन बैंक हॉलीडे है? ऐसा नहीं हो सकता ना। साल में 1, 2, 3 एक्सेप्शनल केस हो सकते हैं, लेकिन रोज तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप कैश की जब भी आपको पेमेंट करनी है तो उसी दिन याद आता है जिस दिन बैंक बंद होता है। ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए वहाँ लिखा हुआ है, एक्सेप्शन में लिखा है पेमेंट मेड ऑन द बैंकिंग हॉलीडे। अगर बैंक का हॉलीडे है तो और इमरजेंसी है तो दे सकते हो। या पेमेंट मेड टू द एग्रीकल्चरिस्ट, किसी किसान से कोई आपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करनी है तो उसकी कैश में पेमेंट जितनी मर्जी कर दो, वो 40A2 नहीं लगेगा, 40A3 नहीं लगेगा, है ना। किसान को पेमेंट करने में, किसान से सामान खरीदने के लिए किसी एजेंट को पैसा दिया तो भी 40A3 नहीं लगेगा। किसी ऐसी इंडस्ट्री को पेमेंट करा जहां सारा काम हाथ से होता है, मशीन पावर का यूज नहीं होता, मशीनरी का यूज नहीं होता, ऐसी कॉटेज इंडस्ट्री जहां पावर यूज नहीं होती, मशीनरी का यूज नहीं होता, उनसे कोई सामान खरीदा, उनको कैश में दे रहे हो तो 40A3 नहीं लगेगा। तो ये कुछ एक्सेप्शन है जहाँ 40A3 नहीं लगता है। कहाँ नहीं लगता है? एनी पेमेंट मेड टू LIC, लाइफ इंश्योरेंस ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनी पेमेंट मेड टू इनकम टैक्स, गवर्नमेंट के कोई ड्यूज पे करने के लिए दिया है, किसी फार्मर को दिया है एग्रीकल्चर से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस खरीदने के लिए, एक दिन में कितने का भी खरीदो, करोड़ों रुपए का खरीदो, कैश दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो किसी एग्रीकल्चरिस्ट से सामान खरीदने के लिए किसी एजेंट को कैश में पेमेंट कर दे तो भी नहीं लगेगा। हाँ, मनी एक्सचेंजर, जो मनी एक्सचेंजर होते हैं, अगर आपने कोई फॉरेन करेंसी एक्सचेंज करानी है और उनको पैसा दिया है तो भी फॉरेन मनी एक्सचेंजर का भी 40A3 नहीं लगता है। ऐसे दिन पेमेंट करी जिन्हें बैंक का हॉलीडे थे तो भी नहीं लगेगा। ऐसी जगह आपको पेमेंट करनी पड़ गई जहाँ पे बैंकिंग चैनल अवेलेबल नहीं है, जो आज की डेट में रेयर है, तो भी आपको 40A3 नहीं लगेगा, है ना। ये सब चीज़ें हैं जहाँ पे 40A3 नहीं लगता है। ये जो 40A3 था वो डील कर रहा था किससे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से, इसी से तो डील कर रहा था। व्हाट अबाउट कैपिटल एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब समझ रहे हो किस लिए करे गए होंगे मैंने? हेलो, कैपिटल एक्सपेंडिचर किस लिए खर्च करता हूं मैं? एसेट खरीदने के लिए, फिक्स एसेट खरीदने के लिए। अगर मान लीजिए मैंने 50 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी, तो मेरी मशीन की कॉस्ट कितनी है? 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपए और इसमें से मैंने 20 लाख रुपए की पेमेंट कैश में दी है। पहली बात तो ये था, जो 50 लाख की मशीन खरीदी है ये क्या खर्चा मेरा P&L में जाएगा? हाँ जी, ये जो 50 लाख की मशीन खरीदी मैंने, क्या ये खर्चा मेरा P&L में जाएगा? नहीं जाएगा ना। तो इसमें कैश में देने में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए डिपार्टमेंट को? हाँ जी, अगर मान लो इसमें से कुछ पैसा मैं कैश में दे दूं, 50 लाख की मशीन खरीदी है, तो आप ये कह रहे हो कि इसका खर्चा P&L में तो जाता नहीं, बात तो आप ठीक कह रहे हो। लेकिन इसमें से क्या करा? 20 लाख पेड इन कैश इन अ डे, 20 लाख पेड इन कैश या अदर देन स्पेसिफाइड मोड, जो भी मर्जी मान लो, इन कैश इन अ डे। एक दिन में कैश पे कर दिया मैंने अपने सप्लायर को। उसने बोला भाई पहले पैसे जमा कराओगे तो पैसे दूंगा तो मैंने कहा ले पकड़ 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपए उसको कैश दे दिए। तो जब ये मशीन का खर्चा P&L में जाता ही नहीं है तो इनकम टैक्स को कोई लॉस हो रहा है क्या इससे? इसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन लेते हो, पता है आपको? लेते हो ना इसके ऊपर डेप्रिसिएशन। तो अगर कैपिटलाइज 50 लाख से करोगे तो डेप्रिसिएशन भी कितने पे लोगे? 50 लाख पे डेप्रिसिएशन लोगे। डेप्रिसिएशन अज्यूम करते हैं थोड़ी देर के लिए, इससे ऊपर 15% मिलता था, तो 15 बन जाए 75, आप 7.5 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे।
आप देख रहे हो कैपिटल इनकम टैक्स को नुकसान हो रहा है, नुकसान दिख रहा है। 20 लाख रुपए की हमने कैश पेमेंट करी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए 40A3 बोल रहा था कि आप दे नहीं दोगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए कोई सेक्शन पढ़ा अभी तक हमने? अभी तक नहीं पढ़ा। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए सेक्शन 43 में कॉस्ट की डेफिनेशन दी है। वहाँ पे जब हम 43 पढ़ेंगे वहाँ पे कॉस्ट की डेफिनेशन है, कॉस्ट ऑफ द फिक्स एसेट। कैपिटल एसेट की कॉस्ट कैसे डिसाइड होती है, उसमें लिखा हुआ है द अमाउंट पेड अदर देन स्पेसिफाइड मोड शैल बी इग्नोर्ड। वहाँ पे लिखा है शैल बी इग्नोर्ड। अमाउंट पेड अदर देन स्पेसिफाइड मोड शैल बी इग्नोर्ड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द एसेट, शैल बी इग्नोर्ड। एक्ट की लैंग्वेज है इग्नोर्ड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ द एसेट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट, कैपिटल एसेट। यानी कि अब उसकी कैपिटल एसेट कितनी माने, कॉस्ट कितनी मानी जाएगी बैलेंस शीट में? अब उसकी कैपिटल एसेट की कॉस्ट डेप्रिसिएशन के पर्पज के लिए कितनी मानोगे? रिपीट ये कर रहा हूं कि सेक्शन 43 में कैपिटल एसेट की कॉस्ट क्या होगी ये डिफाइन किया गया है 43 में। 43 में बहुत सारी डेफिनेशन दी गई हैं जो कि पीजीबीपी के अंदर ही अप्लाई होती हैं, उसके अलावा कहीं अप्लाई नहीं होती है ना। तो 43 क्या कह रहा है, कॉस्ट के लिए एनी अमाउंट इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग द कैपिटल एसेट हुज पेमेंट मेड अदर देन द स्पेसिफाइड मोड शैल बी इग्नोर्ड कॉस्ट ऑफ फ्रॉम द सच कॉस्ट। अगर आपने कोई कैपिटल एसेट खरीदने के लिए किसी भी वेंडर को पेमेंट करी है अदर देन स्पेसिफाइड मोड एक्सीडिंग ₹10,000 इन अ डे, exceeding ₹10,000 in a day to a person for acquiring the capital assets, such amount shall be ignored from the cost of asset। वो अमाउंट उसकी कॉस्ट ऑफ एसेट में से इग्नोर कर दिया जाएगा। यानी कि आपने एक मशीन खरीदी 50 लाख रुपए की, उसने बाकायदा आपको 50 लाख रुपए का बिल दिया है, उस पर जीएसटी भी लगाया, सब कुछ लगाया, आपने 50 लाख रुपए के ऊपर जीएसटी पे इनपुट क्लेम भी करा हुआ है। तो जीएसटी कैश के बारे में कुछ नहीं बोलता है, इनपुट क्लेम कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास बिल भी 50 लाख रुपए का, सब कुछ ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, आपकी अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट कितने वो कितने का है, 50 लाख रुपए की एसेट है। डेप्रिसिएशन सेक्शन 32 में कितने का चार्ज करोगे? 32 का चार्ज, 50 लाख का चार्ज नहीं कर पाओगे। 20 लाख रुपए तो उसकी कॉस्ट से इग्नोर ही करना पड़ेगा। यानी कि डब्ल्यूडीबी में जब हमने सेक्शन 32 पढ़ा था वहां पे क्या लिखा था, एडिशन ड्यूरिंग द ईयर। जो एडिशन है वहां पे आप कितनी वैल्यू डालोगे? ओपनिंग डब्ल्यूडीबी तो 0 है, इसी साल ये मशीन खरीदी, तो यहाँ पे एडिशन कितना डालूं, 50 लाख या 30 लाख? 30 लाख। शैल बी इग्नोर्ड, ये है शैल बी इग्नोर्ड फ्रॉम कैपिटल एसेट, है ना, फ्रॉम कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट। उस कैपिटल एसेट की कॉस्ट में से इग्नोर कर देंगे उसे। तो अब यहाँ पे डब्ल्यूडीबी में कितने लाख जोड़ोगे? 30 लाख जोड़ोगे, क्योंकि 20 लाख आपने कैश में पे कर दिए, अदर देन स्पेसिफाइड मोड पे कर दिए, पे करे टू अ पर्सन इन अ डे, है ना, एक्सीडिंग ₹10,000। 10,000 से ज़्यादा जो भी आप पेमेंट करोगे एक दिन में एक आदमी को कैपिटल एसेट एक्वायर करने के लिए, वो कहाँ से पता लगेगा? सेक्शन 43 में कॉस्ट डिफाइन कर रखी है। कॉस्ट में लिख रहा है दैट अमाउंट शैल बी इग्नोर्ड। तो आप डब्ल्यूडीबी में कितना ऐड करोगे? 30 लाख रुपए, 30 लाख। अब 30 लाख पे डेप्रिसिएशन मिलेगा, 30 लाख का 15% निकालो, 4.5 लाख रुपए, 4.5, है ना। तो आपको नुकसान हो गया, यहाँ पे देखो 3 लाख रुपए का नुकसान हो गया। 3 लाख का नुकसान क्या हुआ? 20 लाख का 15% निकालते हैं कितना होता है? 3 लाख। वही 3 लाख का नुकसान हो गया। यानी कि अब आपकी टैक्सेबल इनकम 3 लाख से बढ़ जाएगी। ये था 40A3। 40A3 केवल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए बोलता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए आपको 43 की डेफिनेशन में जाना पड़ जाएगा कि कॉस्ट ऑफ एसेट क्या होती है। कॉस्ट ऑफ एसेट के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, उसकी परचेज कॉस्ट होती है, उसके नॉन रिकवरेबल टैक्सेज होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन होती है, इंश्योरेंस होती है, पुट टू यूज तक के सारे खर्चे होते हैं। But the amount paid to a person in a day exceeding ₹10,000 for other than the specified mode shall be ignored। क्लियर हो गया? यस सर। हेलो, यस सर। चलो देखते हैं कितना क्लियर हुआ। कॉस्ट ऑफ प्लांट यहाँ पे है, स्पेसिफाइड मोड से पेमेंट है, स्पेसिफाइड मोड, और यहाँ पे अदर देन है, अदर तरीके से पेमेंट करी किसी को आपने। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मशीन है 40 लाख रुपए, ये मशीन की कॉस्ट थी, सारा का सारा स्पेसिफाइड मोड से करा है, ये नहीं होगी। इसकी इंश्योरेंस पे करी, इंश्योरेंस 2 लाख रुपए की,
1 लाख रुपए यहाँ दिया और 1 लाख रुपए कैश में पे कर दिया, अदर देन स्पेसिफाइड मोड पेमेंट करी। फ्रेट कैश में दिया सारा। इंस्टॉलेशन चार्जेस 80,000 रुपये के, टेस्टिंग मटेरियल 50,000 रुपये। ये सारे खर्चे मशीन की पुट टू यूज से पहले के हैं। तो एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बिफोर पुट टू यूज सेल बी कैपिटलाइज, है ना। जो भी खर्चे आप किसी प्लांट किसी कैपिटल एसेट को खरीदने से पहले करते हो, बिफोर द पुट टू यूज, सारे खर्चे उसमें कॉस्ट के साथ कैपिटलाइज हो जाते हैं। एनी एक्सपेंसेस बिफोर पुट टू यूज फॉर एक्वायरिंग अ कैपिटल एसेट सेल बी कैपिटलाइज विद द कॉस्ट ऑफ द एसेट, एसेट की कॉस्ट के साथ कैपिटलाइज हो जाएंगे। यानी कि आपने टोटल खर्चा कितना करा, 41,20,000 रुपये ये करा, 41,20,000 रुपये ये करा, और 1,35, 1,95, 2,45, 2,45,000 रुपये का ये खर्चा करा। अब मेरी कैपिटल एसेट की टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, टोटल कॉस्ट 41 तो 43,65,000 रुपये, 43,65, यही होगी ना। भूल चूक लेनी देनी E&OE, तो 43,65,000 रुपये की मेरी कॉस्ट हो गई। अब मुझे डेप्रिसिएशन कितने पे मिलना चाहिए, ये तो मेरा कॉस्ट है पूरा। मेरी इनकम टैक्स के हिसाब से अलाउड कॉस्ट कितनी होगी भाई साहब, ये ट्रांसपोर्टर को पेमेंट के लिए, तो एनी पेमेंट मेड टू ट्रांसपोर्टर इन अ डे अप टू ₹35,000 इज परमिसेबल। ट्रांसपोर्टर की पेमेंट तो 35,000 तक अलाउड है। तो फिर 41,20 प्लस 35,000 रुपये जोड़ोगे ना, 41,55 अलाउड होगी। हो गई क्लियर। आप ही लोग थे जो कहते 40A3 समझ आया, क्या कॉस्ट ऑफ द कैपिटल एसेट समझ आ गई। ट्रांसपोर्टर को 35,000 रुपये तक की पेमेंट अलाउड है, बाकी सारे डिसअलाउ होंगे, बाकी सबने सही पकड़ा, ये वाला नहीं पकड़ा जानबूझ के। बल्कि मैं सोचा था पकड़ ही ना लो, मैं इसको तीसरे नंबर पे लाना चाहता, गलती से मेरे से ऊपर लिखा गया, क्योंकि आप इसे अलाउ इसे डिसअलाउ करते और यहाँ जब भावनाओं में बह जाते तब तक तो आप मेरे से पहले ही बह गए। मैं इसे अगर नीचे लाता तो गलती होने के चांस ज़्यादा थे, ये गलती से मेरे से पहले वहाँ लिखा गया, मैंने चलो अब लिख दिया तो लिख दिया, मिटाऊंगा तो पक्का पकड़ दोगे आप। तो आप तो मेरे से भी ज़्यादा भावनाओं में बह गए। 45 ट्रांसपोर्टर को देखो अभी लिखा तो था, अलग से लिखा है मैंने बाकायदा, ये रहा 35,000 रुपये इन अ डे, 10,000 रुपये तो बाकी अदर देन ट्रांसपोर्टर है ना डिसअलाउंस। तो कॉस्ट में ये कितना होगा 41,55, जो डेप्रिसिएबल कॉस्ट आ गई। ब्लॉक में कितना ऐड करोगे 41,20 प्लस 35,000 रुपये 41,55, क्लियर है ना कि 43,65। आप इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करोगे। इंश्योरेंस वाला भी तो अलाउड बताया था, कितना की क्या। लाइफ इंश्योरेंस बोला था बेटा मैंने, LIC बोला था। ट्रक का लाइफ, प्लांट एंड मशीनरी का लाइफ इंश्योरेंस कोई होता है, जनरल इंश्योरेंस है। मैंने LIC ऑफ इंडिया भी बोला था साथ में, लाइफ इंश्योरेंस की पेमेंट थी वो ना, लाइफ इंश्योरेंस को पेमेंट करोगे तो